हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज सेंटर पे। फ्रेंड्स, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। अभी सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली हाइड्रल हाइडल एनर्जी यानी कि वाटर के फ्लो की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ विंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट के लिए लेकर के। ठीक है, तो रेन्यूएबल एनर्जी में ही दो सोर्सेज इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला सोर्स है हमारा विंड एनर्जी और दूसरा सोर्स है हमारा हाइडल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विंड एनर्जी से। तो विंड एनर्जी बेसिकली है क्या? देखिए, आप लोग इसको 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ये हमने एक टावर लगा रखा है। ये टावर किस टाइप का है कि इसमें दो पंखे लगे हुए हैं। सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूपीएससी में टेस्ट में पूछना नहीं है इसकी मैकेनिक्स के बारे में। और पीछे इसके जो है यहाँ पर एक तरीके का जनरेटर लगा हुआ है। अब जब इस पर हवा पड़ती है तभी पंखे ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, और जब पंखे रोटेट करते हैं तब इनका जनरेटर का जो ये मोटर है वो भी रोटेट करता है। ठीक है, अब जब जनरेटर का टरबाइन रोटेट करता है तब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम लोगों ने तार अंदर से नीचे से फैला रखे हैं और ये तार यहाँ पर ट्रांसफार्मर में मिला रहता है। अब ये ट्रांसफार्मर जो है ये करंट और वोल्टेज को ऑल्टर करके ट्रांसमिशन लाइन्स में पहुंचा देता है। तो अब ये ट्रांसमिशन लाइन से के थ्रू जो है बिजली अलग अलग शहरों में पहुंचती है। ठीक है, तो ये तरीका है इसका विंड एनर्जी के प्रोड्यूस होने का। तो ये बस आपको इतना पता होना चाहिए कि विंड जब पड़ती है तो पंखा रोटेट करता है, पंखा रोटेट करने की वजह से जनरेटर रोटेट करता है, और जनरेटर रोटेट करने की वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। अब विंड एनर्जी के मामले में सबसे आगे कौन कौन से देश हैं? तो जिन्होंने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाए रखी है। तो 80% जो विंड एनर्जी पूरे पूरी दुनिया की 80% विंड एनर्जी जो है कहाँ पर है? तो वो सिर्फ 5 देशों में है। सिर्फ 5 नेशंस ने पूरे दुनिया की 80% विंड एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है। कौन कौन है? सबसे पहले नंबर पर आता है जर्मनी, फिर यूएसए, फिर डेनमार्क, फिर स्पेन, फिर इंडिया। तो इंडिया का पोजीशन याद रखिए कि 5वें नंबर पर आता है इंडिया। यानी कि इंडिया ने 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा किसने किया है? जर्मनी ने किया है, यूएसए ने किया है, उसके बाद फिर डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क आपको पता होगा कहाँ है। ठीक है, डेनमार्क एक यूरोपियन नेशन भी है और एक स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है। ठीक है, तो अब ये जो विंड एनर्जी है ये किस तरीके से बनाई जाती है? तो ये बनाने के लिए हम लोगों ने दो टाइप के फार्म बना रखे हैं विंड एनर्जी को बनाने के लिए। एक है ऑन शोर विंड फार्म, एक है ऑफ शोर विंड फार्म। ऑन शोर, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये शोर पे बनता है। शोर पे बनता है यानी कि लैंड पे ऑपरेट करना होगा इसको। यानी कि लैंड पे जो है ये ऑन शोर विंड फार्म्स आपको देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस फोटो को देखिए। यहाँ पर ये जो लैंड है, लैंड के ऊपर जो है आपको यहाँ पर विंड फार्म देखने मिल रहे हैं। खूब सारे जो है टरबाइंस लगाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, विंड टरबाइंस लगाए गए हैं। तो ये सब क्या है? ये ऑन शोर विंड फार्म है, क्योंकि ये लैंड पे आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, ऑफ शोर विंड फार्म क्या होता है? ऑफ शोर विंड फार्म में बेसिकली आपको पता लगेगा कि जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर इनको बनाया जाता है। यानी कि शोर के बाहर। ऑफ शोर का क्या मतलब होता है? शोर के बाहर। ठीक है, तो शोर के बाहर मतलब कि पानी में। तो इस तरीके का कुछ ऑफशोर विंड फार्म दिखता है। देखिए, ये पूरा पूरा ओशन है, ओशन के अंदर इतने सारे लगाए गए हैं। इसको लगाने का मकसद ये होता है ताकि लैंड के कंजम्पशन को बचाया जा सके, और उस लैंड को हम लोग कहीं और यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग को विंड फार्म लगाना चाहिए था। तो ओशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ऑफशोर विंड फार्म का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है, अब ऑफशोर विंड फार्म के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो ऑनशोर विंड फार्म है ये कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है ऑफशोर विंड फार्म के। क्यों? क्योंकि ऑफशोर विंड फार्म पानी में रहता है, तो इसमें मेंटेनेंस और ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जबकि जो चीज़ लैंड पे मौजूद है उसको ईजिली सेटअप, मेंटेन और ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये था ऑनशोर विंड फार्म और ऑफशोर विंड फार्म के बारे में। तो ऑफशोर विंड फार्म बेसिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है हर मामले में। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कैपेसिटी डिटरमाइन होगा। सबसे सबसे पहला वेरिएबल है विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो विंड स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा, और जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा तगड़ा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ब्लेड रेडियस। अब जो आपने देखा था कि यहाँ पर जो ब्लेड था, ये देख सकते हैं, ये जो ब्लेड है इनके, ये जो टरबाइंस के ब्लेड हैं, ये जितना बड़े होंगे, जितना लंबे होंगे, ठीक है,
उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आप रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो इनकी जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। एयर डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंस एयर होगा, जितना ज़्यादा कोल्ड एयर होगा, उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा एयर भारी होगी और उसमें वजन होगा। ठीक है, तो बेसिकली एयर भारी कहाँ होती है? नियर द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के पास वाली एयर भारी होती है। जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे उतना ही वो एयर कैसी हो जाएगी? लाइट हो जाएगी। तो आपको लाइट एयर नहीं चाहिए। अगर लाइट एयर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी। इसलिए ऐसे इलाके जो कि माउंटेनियस रीजन्स में है या फिर जहाँ पर हाइट ज़्यादा है वहाँ पर विंड एनर्जी को प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये सारे ही फैक्टर्स, चाहे विंड स्पीड हो, ब्लेड रेडियस हो या एयर डेंसिटी हो, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रोटेशंस के। और जितना ज़्यादा इनको बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही रोटेशन बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये था इसके लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के विंड टरबाइन होते हैं। तो एक टाइप होता है विंड टरबाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन, एक होता है वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन में क्या होता है कि इसके जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल टू ग्राउंड रोटेट करते हैं। कैसे? देखिए, आप ये ब्लेड देख रहे हैं, ये ब्लेड है ना। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन का HAT। ठीक है, तो अब जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उनके लिए ये थोड़ा ईजी होगा समझना। ठीक है, तो ये समझिए, वैसे आप भी समझ जाएंगे कि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें ये है कि जो ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, इन ब्लेड्स का एक्सिस कहाँ है? एक्सिस ये है। एक्सिस मतलब कि किसके अराउंड ये रोटेट कर रहे हैं। तो ब्लेड ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना, तो इनके एक्सिस कहाँ हो गया? ये, तो इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अब ये जो एक्सिस है ये ग्राउंड के पैरेलल होता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक्सिस और ये ग्राउंड दोनों पैरेलल है कि नहीं है? तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जिस एक्सिस के अराउंड ये ब्लेड रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल टरबाइन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन में, वो पैरेलल होता है, यानी ग्राउंड और ये एक्सिस दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन है ये काफ़ी फास्ट मूव करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये काफ़ी फास्ट मूव करता है। इतना था बस हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन के लिए, इतना ही आपको पढ़ना भी है। वर्टिकल एक्सिस टरबाइन में क्या होता है कि जो ब्लेड्स हैं वो ऐसी एक्सिस पर रोटेट करते हैं जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। कैसे देखते हैं? यहाँ देखिए, ये जो ब्लेड्स हैं ये ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, और इन ब्लेड की एक्सिस कहाँ है जिसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं? तो वो ये है। इस एक्सिस के अराउंड ये ब्लेड्स जो है रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस के अराउंड अगर ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्सिस कैसी है, ये एक्सिस ऐसी है। अब ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड ऐसा है। तो ये ग्राउंड और एक्सिस रोटेशन की कैसे हो गया? आपस में परपेंडिकुलर हो गए। और इस टाइप के जब एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस और ये ग्राउंड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो इसको हम लोग वर्टिकल टरबाइन बोलते हैं या फिर वर्टिकल एक्सिस टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं वर्टिकल एक्सिस टरबाइन ये बेसिकली काफ़ी स्लो चलते हैं। अब स्लो चलते हैं, इनकी वजह से इनके कुछ और काम भी होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस नहीं करते ये वर्टिकल एक्सिस टरबाइन, ये कुछ और काम भी करते हैं स्लो चलने की वजह से। जैसे कि ग्रेन की ग्राइंडिंग कर देंगे, मतलब कि गेहूँ वेहूँ पीस सकते हैं ये लोग। वाटर को पंप कर सकते हैं, यानी कि वाटर को छोटी हाइट से ऊपर की हाइट पर ले आ सकते हैं। और भी बहुत सारे टास्क कर सकते हैं जिस तरीके से भी इनको फिट किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइप के टरबाइन के बारे में। अब बात करें विंड एनर्जी की पोटेंशियल की, तो इंडिया में 302 गीगावाट का पोटेंशियल है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नंबर वाइज देखा जाए इंडिया में तो गुजरात के पास है, उसके बाद कर्नाटका के पास है, उसके बाद महाराष्ट्र के पास है, हाँ, उसके बाद आंध्र प्रदेश के पास है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है और सबसे कम, नहीं सबसे कम तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल हैं वो इन्हीं 4 स्टेट्स के पास हैं, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और नंबर वाइज भी हमने देख रखा है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? मतलब ये तो चलिए पोटेंशियल हो गया, लेकिन पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट सबसे ज़्यादा किसने किया है? उसके लिए सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसने इंस्टॉल कर रखी है, मतलब कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है विंड एनर्जी से? तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु का कहीं नाम नहीं है पोटेंशियल के मामले में, लेकिन तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रखी है। मतलब उसने अपने पोटेंशियल को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। 7.2 गीगावाट तमिलनाडु प्रोड्यूस कर रहा है, 4 गीगावाट महाराष्ट्र प्रोड्यूस कर रहा है, कर्नाटका 2.7 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है विंड एनर्जी से, राजस्थान भी 2.7 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है विंड एनर्जी से। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2022 तक जो है विंड एनर्जी से पूरा का पूरा मिला करके 60 से 200 गीगावाट तक हम लोग प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, 60 से 200 गीगावाट एक बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है ये। ठीक है,
अब ये हो गया। फिर कुछ पॉलिसीज़ आई हैं जिसके तहत हम लोग विंड एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो एक पॉलिसी है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, जो कि 2015 में आई थी। तो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑफशोर विंड एनर्जी को डेवलप किया जाए, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का लैंड है, ठीक है, क्या है ये इंडिया का लैंड, और ये इंडिया के सी वाटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंडिया के लैंड के पास में एक इमेजिनरी लाइन होती है पानी के अंदर, ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, जिसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, BL, ठीक है। अब इस बेस लाइन से जब आप 200 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर लें, तब बेस लाइन से जब आप 200 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर लेते हो, तब इस इलाके को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, या फिर EEZ, ठीक है ना। तो EEZ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑफशोर विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव रखा है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी ने। तो मतलब इस पॉलिसी के तहत हम लोग ऑफशोर विंड एनर्जी को डेवलप करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें ये था। अब इसके लिए कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, तो नोडल मिनिस्ट्री यानी कि मेन मिनिस्ट्री जो काम कर रही है इसके लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और जो एजेंसी काम कर रही है उसके लिए वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, NIWE, ठीक है। तो आपको नोडल एजेंसी और नोडल मिनिस्ट्री दोनों का ही नाम याद रखना होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो अगला एक पॉलिसी और आता है जिसका नाम है नेशनल विंड एनर्जी मिशन। तो नेशनल विंड एनर्जी मिशन ने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, जैसे कि जो 12th प्लान है हमारा, 12th प्लान जो आया था हमारा प्लानिंग कमीशन का, उसके टारगेट को अचीव करने की बात की गई है नेशनल विंड एनर्जी मिशन में, ठीक है। और जो चैलेंज विंड एनर्जी का सेक्टर फेस कर रहा है उसको एड्रेस करने की बात की गई है, ठीक है। इसी के साथ अब बात करते हैं हाइड्रो पावर के बारे में। विंड एनर्जी के बारे में हमने बात कर लिया कि कैसे विंड एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा है, क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी के बारे में। तो हाइड्रो एनर्जी में कुछ नहीं है, एक सर्टेन हाइट पर हम लोगों ने पानी को रखा हुआ है, और उस पानी को जब हम लोग एक डैम से कवर कर देते हैं तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और उसी डैम का पानी जब हम छोड़ते हैं तब वो हाइट से गिरते हुए बहुत तेज़ी से फ्लो करते हुए आता है। और हमने यहाँ एक टरबाइन लगा रखा है, और जब ये टरबाइन रोटेट करता है तो ऊपर वाला जनरेटर भी रोटेट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से देखें तो जब जनरेटर रोटेट करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग टावर से ट्रांसमिट कर देते हैं दूर दराज के एरियाज़ में। तो ये कुल मिलाकर के हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रो पावर के जो स्टेशन होते हैं, मतलब कि किस किस टाइप के हाइड्रो पावर के प्लांट लगाए जाते हैं, तो 3 टाइप के मेनली हैं। एक है इम्पाउंडमेंट, एक है डाइवर्जन, एक है पम्प्ड स्टोरेज। इन सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो इम्पाउंडमेंट क्या होता है? इम्पाउंडमेंट एक बेसिकली नॉर्मल डैम है जिसको हम लोग एक रिवर के ऊपर लगाते हैं, यानी कि रिवर के ऊपर बनाते हैं। मान लीजिए कोई रिवर से बह रही थी, तो यहाँ हमने डैमिंग कर दी पानी की, तो अब यहाँ पानी इस डैम में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक हाइट पे कलेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे से कोई रिवर बह रही थी और यहाँ पर हम लोगों ने डैम बना दिया है। अब इस डैम को जब हम लोग पानी बहवाते हैं तो यहाँ पर टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर रोटेट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इस टाइप के सिस्टम को हम लोग इम्पाउंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग डाइवर्जन की। तो डाइवर्जन में क्या है, डाइवर्जन के केस में क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम रिवर होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे रिवर आ रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए इसी रिवर में कुछ एक कट ऑफ बन जाए। कट ऑफ मतलब कि जैसे ये रिवर आ रही थी तो इसी मेन स्ट्रीम रिवर में से एक अलग स्ट्रीम चल जाए ऐसे, ठीक है। तो इस स्ट्रीम को जो कि मेन स्ट्रीम रिवर में से कट के आ रही है, और इसके अंदर पानी का फ्लो बहुत कम होता है, जो रन ऑफ वाली स्ट्रीम आती है इसके अंदर पानी का फ्लो बहुत कम होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में, पानी का फ्लो। तो ये जो रिवर होती है, ठीक है, इसी रिवर में से जो रन ऑफ निकलता है, मतलब कि रिवर में से कुछ कटिंग एक निकल जाए जिसके अंदर भी पानी फ्लो कर रहा है। अब इस कटिंग के पास हम लोग एक टरबाइन लगा दें, तो जब ये पानी फ्लो करेगा रन ऑफ में से, तब इसका टरबाइन जो यहाँ पर लगाया हुआ है वो रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही कॉन्सेप्ट है डाइवर्जन का। डाइवर्जन नाम से ही समझ में आ रहा है कि डाइवर्ट हुआ है कुछ, तो ये पानी जो है मेन स्ट्रीम का वो डाइवर्ट हुआ है रन ऑफ के स्ट्रीम में, ठीक है। इसके अंदर कोई डैमिंग नहीं होती है, सीधे सीधे टरबाइन लगा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रीम आ रही थी और इसके स्ट्रीम आ रही थी, तो यहाँ से कहीं से रन ऑफ इसका आ रहा था, ठीक है। और ये रन ऑफ जो है पावर हाउस से होकर गुजरा, जिसके अंदर टरबाइन लगा हुआ था, और टरबाइन मूव किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो डाइवर्जन में कोई डैमिंग की जरूरत नहीं होती, मतलब डैम बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही प्रोड्यूस होती है क्योंकि एनर्जी कम मिलती है रन ऑफ से, ठीक है, रिवर के रन ऑफ से। रन ऑफ बेसिकली यही है कि मेन स्ट्रीम से जो है एक अलग स्ट्रीम निकल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले तरीके की, तो वो है पम्प्ड स्टोरेज।
पम्प्ड स्टोरेज में क्या होता है कि यहाँ पर एक दो टाइप के रिजर्वायर बना रखे होते हैं, एक अपर बेसिन वाला रिजर्वायर, एक लोअर बेसिन वाला रिजर्वायर। इसमें क्या होता है कि लोअर बेसिन के रिजर्वायर के पानी को हम लोग अपर बेसिन के रिजर्वायर में डाल देते हैं। कब डालते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है, तब उसी इलेक्ट्रिसिटी का काम, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड मार्केट में कम होती है, लोगों के थ्रू कम होती है, मेनली जाड़े के मौसम में, तब उस टाइम पर क्या किया जाता है कि पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लगा हुआ है पंप, ठीक है। इस पंप का इस्तेमाल करके लोअर बेसिन के पानी को ऊपर डाल दिया जाता है। और जब गर्मी का मौसम आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तब इसी अपर बेसिन के पानी को छोड़ दिया जाता है। तो ये टरबाइन को मूव कराते हुए यहाँ पर वापस से लोअर बेसिन में आता है। तो जब ये टरबाइन को मूव कराता है तो यहाँ का जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स को पूरा कर देता है, ठीक है। अब बेसिकली स्मॉल हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं इन्हीं सारे कामों के लिए। तो स्मॉल हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट जो हैं, इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25 मेगावाट है। अभी तक सिर्फ 25 मेगावाट, एक स्मॉल हाइड्रो पावर जो है ये मैक्सिमम 25 मेगावाट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो और बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्मॉल हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट होते हैं, ये डाइवर्जन के थ्रू फॉर्म होते हैं। डाइवर्जन के थ्रू मतलब कि जो रिवर का रन ऑफ है उसको हम लोग डैम कर दें, मतलब उसको हम लोग को उसकी हम लोग घेराबंदी कर लें, और या फिर उसके आगे टरबाइन लगा दें, तो जिसकी वजह से जो डैम फॉर्म होते हैं उनको हम लोग स्मॉल हाइड्रो पावर डैम बोलते हैं। और इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 25 मेगावाट होती है। तो रिवर के रन ऑफ को हम लोग अगर डैम करते हैं तो उसके थ्रू जो पावर इस्तेमाल होती है, दैट इज़ मेनली कॉल्ड एज स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब रिवर के रन ऑफ को कैसे डैम करते हैं वो हम अभी देख के आए हैं डाइवर्जन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इनको बेसिकली स्टैब्लिश किया जाता है ताकि रिमोट रूरल एरियाज़, यानी कि जो दूर ग्रामीण इलाके में जो जगह हैं जहाँ पर बिजली नहीं मिल पा रही है, उनको इसके थ्रू बिजली मिल सके, ठीक है। और ये बेसिकली फॉलो किया जा रहा है इंडिया और चाइना में, ठीक है। तो ये स्मॉल हाइड्रो पावर के बारे में था। अब पोटेंशियल कितना है इंडिया में स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया में पोटेंशियल है 19,750 मेगावाट का। यानी कि पूरे इंडिया में अगर जगह जगह पर लगा दिया जाए स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो 19,750 मेगावाट का इसके पोटेंशियल है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है इसको? तो हिमालयन स्टेट्स के जो रिवर हैं वहाँ लगाया जा सकता है। इरिगेशन कैनाल्स जो हमने बना रखे हैं उनके अंदर पानी फ्लो होता है, वहाँ पे भी इस स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही जगहों पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 19,750 मेगावाट का चलिए पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल हम एक्सप्लॉइट कर पाए हैं? तो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं 3,726 मेगावाट सिर्फ। यानी कि हम लोग बेसिकली इसका 1/60 अभी तक एक्सप्लॉइट कर पाए हैं, ठीक है। तो 1/60 जब एक्सप्लॉइट कर पाए हैं तो अभी हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में बहुत कम है और हमको बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है अभी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो को लेकर के। तो हमने बेसिकली इसमें देख लिया कि क्या होता है विंड एनर्जी, क्या होता है हाइडल एनर्जी, और किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को समझ के रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप नए आए हैं तो कमेंट करना ना भूलें किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।